हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। बहुत सारे बच्चों को जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के डिफरेंस में पता ही नहीं चलता और बहुत जो है कंफ्यूजन रहती है। तो आज का जो ये लेक्चर है आपके ये कंफ्यूजन को तो दूर करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ हम इसके रिलेटेड सारे सेक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली इसका लिंक है आपका समन, वारंट, बेलेबल, नॉन बेलेबल। सो ये सारी चीजें आपको तभी समझ लगेंगी जब तक आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का फर्क ना पता चलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, कहते हैं जो आईपीसी आपका ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है, बिकॉज इट इज योर विच लॉ, यू ऑल नो इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, राइट। इट कवर्स ऑल द सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, यहाँ लिखा भी हुआ है। ऑल द एक्ट्स दैट अमाउंट टू क्राइम आर डिफाइंड इन इट। देखो जो भी आपके क्राइम्स हैं, ठीक है, वो एज एन ऑफेंस जो है आपके आईपीसी में डिफाइंड है, उसके साथ साथ पनिशमेंट भी दे रखी है। और उस ऑफेंस को पिनलाइज करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपके सीआरपीसी में दे रखा है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस they can be classified into three types. These are bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable, compoundable and non-compoundable। देखो compoundable and non-compoundable offenses जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, वो क्या होता है, जिसमें compoundable वो होता है जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वो जिसमें हम जो है आपस में समझौता कर ले, कंपनसेशन विक्टिम को दे दे जो सही मायने में उसके लिए बनती है, और जो है वहीं पे जो है उसका जो चार्जेस लगे हैं वो जो उसका इक्विटल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस है वो दो तरीके से होती है, जब एक विदाउट कोर्ट, एक विद कोर्ट, और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल, जो बहुत सीरियस हीनियस क्राइम्स होते हैं जिनका सोशल इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। सोशल इंपॉर्टेंस वो जो आपके ऑफेंसेस है उनको किसी भी हालत में हम जो है कंपाउंड यानी कि उसका जो समझौता है उसका हम नहीं कर सकते। क्लियर। पर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम that are punishable with not less than 3 years of imprisonment are serious offenses and are considered cognizable। ठीक है, so जो offenses that are punishable with not less than 3 years, ठीक है, वो आपके बन जाते हैं cognizable। इसमें जो सजा है 3 साल से तो not less than मतलब 3 साल तो कम से कम होगी और सीरियस ऑफेंसेस होंगी। ठीक है जी, तो ये कहाँ डिफाइंड है आपका 2C में डिफाइंड है। कौन से एक्ट में डिफाइंड है जी? CRPC। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए आप। उसके बाद दैट इज पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for more than 3 years shall be cognizable। ठीक है, cognizable means जिस आपको ऑफेंस में डेथ, imprisonment for life और imprisonment for more than 3 years. So these offenses deal with the seriousness of the crime, or you can say the heinous crimes which has extension, you can say up from 3 years up, minimum there should be 3 years of imprisonment up to death sentence. Those offenses are known as cognizable. So cognizable is a legal term. When you are going to study your IPC, CRPC, or you used to go court for the practical, exposure, at that particular time, only such terms are used. ठीक है, कि cognizable offense है चाहे नहीं है। ठीक है, तो उसको देख के जो है आगे का प्रोसेस डिसाइड होता है कि सब बन जाएंगे, वारंट जाएंगे, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडिंग ऑफेंस है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स। Now, what are cognizable offense? Cognizable offense are those in which police can arrest the accused without a warrant. तो यहाँ पे
कोर्ट से वारंट मिलने की भी इसमें जरूरत नहीं होती। ये ऐसा ऑफेंस है जो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। द पुलिस कैन ऑल्सो बिगिन एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एट द स्टिपुलेटेड टाइम। According to section 154 of the CRPC, a police officer is required to register an FIR of an cognizable offense. Murder, rape, theft, kidnapping, dowry, death, etc. are the examples of cognizable offenses. These offenses are both bailable and non-bailable. Bailable and non-bailable तो बाद में डिसाइड होगा। इसमें मेन क्या होता है आपके वारंट्स, ठीक है। ये ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस क्या कर सकती है विदाउट वारंट, मतलब कोई उसको प्रायर नोटिस नहीं दिया जाएगा और पुलिस ऐसे ही उसको एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। क्लियर, आगे चलते हैं हम। एन ऑफेंस दैट इज लेस सीरियस, उसको हम बोलते हैं जी नॉन कॉग्निजेबल। सो बट ऑफ कोर्स से बात है जी 3 साल से लेकर डेथ तक अगर आपका कॉग्निजेबल है, जो अब 3 साल से नीचे वाले ऑफेंसेस होंगे दैट विल बी नॉन कॉग्निजेबल, मींस पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। क्लियर, सो ये कहां दे रखा है आपका सेक्शन 2L में, ठीक है। और देखो 2C कॉग्निजेबल, 2L नॉन कॉग्निजेबल, एज दोज टू व्हिच पुलिस हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। क्लियर, देखो अब ये एक्चुअली आप तो कंफ्यूज हो जाते हो। Cognizable means seriousness of an offense, non-compounding means seriousness of offense। तो यहाँ पे जो है आपकी confusion arise हो जाती है क्योंकि सेम नहीं चल रहा है। क्लियर, इसके लिए बेस्ट यही है कि आप शब्द को समझो। कंपाउंडिंग यानी कि आपका समझौता, वो किन केसेस में हो सकता है, जब आपके नॉन सीरियस मैटर्स हो। समझौता कब नहीं हो सकता, जब आपके बहुत सीरियस हीनियस क्राइम्स। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल यानी कि जब सीरियस क्राइम हो, नॉन कॉग्निजेबल यानी कि जब सीरियस क्राइम ना हो और पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको वारंट के बिना अरेस्ट कर ले। क्लियर, दीज आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन पीनल कोड और ये बेलेबल होते हैं। देखो इतने नॉन सीरियस है, ठीक है, लेस सीरियस है, नॉन सीरियस तो हम कह नहीं सकते, लेस सीरियस बोल सकते हैं इनको। So these offenses are bailable. Clear, इसमें बेल आपको मिल जाती है। In these offenses, the police cannot arrest the accused without an arrest warrant. It cannot start an investigation without the permission of the court. Non-serious crimes such as assault, cheating, forgery, defamation, public nuisance, etc. are the non-cognizable offenses. Clear students, आगे चलते हैं हम। अब सेक्शन 155 इसमें क्या बोल रहा है? If police officer receives the information about non-cognizable crime, he is supposed to enter the case in the station diary and refer the informant to the magistrate. Only after receiving permission from the magistrate, the police can start investigating the matter. ठीक है, सिर्फ जब मैजिस्ट्रेट से परमिशन मिलेगी तभी उसके पास हक है कि वो इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट कर दे। Clear students, after concluding its investigation, charge sheet is filed, very much important, which is then followed by a trial. So, पहले मैजिस्ट्रेट बोलेगा तो ही इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट होगी। क्लियर, तभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो है चार्ज शीट फाइल होगी, फिर जो है ट्रायल चलेगा। क्लियर, सो ये प्रोसेस आपका इसमें फॉलो करा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ अ केस हैज बीन मेड आउट, द कोर्ट हैज एन इश्यूज टू फाइनल ऑर्डर ऑफ द अरेस्ट। तो अगर जो भी केस बन रहा है, ट्रायल चलेगा, अरेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगी, फिर जो है कोर्ट समन्स ऐसे भेजनी स्टार्ट करती है। पहले समन्स जाते हैं, वारंट जाते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, आप चेक कर लेना। समन वारंट के लिए का डिफरेंस भी आपको समझ लग जाएगा वहां पे। चलो जी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द पुलिस इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो अभी आपको थोड़ा डिफरेंस तो समझ लग ही गया होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं आपके और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं। अब हम चलते हैं इसका डिफरेंस जानेंगे बाय पावर ऑफ द पुलिस। सेक्शन 156 CRPC confers power on the police to deal with cognizable offenses.
When an FIR is filed at the police station, the offense is cognizable. One, then the police can initiate the arrest without waiting for an arrest warrant from the court. So, अगर आपका जो मैटर है, जो ऑफेंस हुआ है, वो कॉग्निजेबल नेचर का है, तो जब भी आप FIR दर्ज कराओगे तो उसके तुरंत बाद ही पुलिस के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है विदाउट द वारंट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द FIR, because the offense is cognizable. Clear? Investigation can be started as soon as the arrest is made, and the investigation is limited to the local jurisdiction of that police station. The police are bound to register an FIR if the information discloses a cognizable offense. So कहते हैं अगर डिस्क्लोज हो रहा है, विक्टिम बता रहा है ये ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी. If the place of crime is outside the jurisdiction of the police station, the police officer cannot refuse to register the report and should forward it to the police station that has the jurisdiction. इस FIR को हम बोलते हैं जी जीरो FIR. इस FIR को हम बोलते क्या है? जीरो FIR. जब आपकी जुरिस्डिक्शन जो है, आप एक थाने में चले गए, ठीक है, वहां आपकी जुरिस्डिक्शन बट फॉल नहीं कर रही, बट वो फिर भी बाउंड है, वो आपकी FIR दर्ज करेंगे. इस FIR को हम बोलते हैं जीरो FIR. फिर वो जो आपकी FIR है वो आपकी जो आपके एरिया को लोकल पुलिस स्टेशन लगेगा, ठीक है, उसमें जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी. ठीक है, चलो जी. In non-cognizable offense, section 155 of the CRPC provides the procedure that the police have to follow while dealing with the non-cognizable offenses. In these cases, the police cannot arrest without an arrest warrant and initiate investigation on their own without the consent of the magistrate. तो ये आपको पता ही है, इसमें वारंट के बिना अरेस्ट नहीं हो सकती, तो इसके लिए प्रायर परमिशन किसकी जरूरत होगी? इनको मैजिस्ट्रेट की. ठीक है जी. द पुलिस ऑफिसर हैज टू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. अब कौन से सेक्शन के हेड, उसको पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर लेना पड़ता है जी. मैं कई बार ये प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है. ये है सेक्शन 155 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC. ठीक है. सी ऑल द प्रोसीजर थिंग विल बी हैंडल्ड बाय CRPC ओनली. IPC इज देयर जस्ट टू टेल यू दिस इज द ऑफेंस एंड दिस इज द पनिशमेंट फॉर द सेम. क्लियर? एंड हाउ द प्रोसीजर विल बी फॉलोड, कैसे FIR होगी, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे वारंट जाएगा, क्यों अरेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है. फिर अगर नॉन कॉग्निजेबल है, अरेस्ट करनी है, तो किससे परमिशन लेनी, तो ईच एंड एवरी ऑफ योर प्रोसीजर इज गिवन इन योर CRPC. क्लियर? ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन सेक्शन अंडर इट. ठीक है. एंड ईच एंड एवरी प्रोसीजर इज फॉलोड अकॉर्डिंग व्हाट CRPC इज सजेस्टिंग और से. क्लियर? सो यहाँ पे आपका सेक्शन लगेगा 155 clause 2 of CRPC. The police officer has to record the complaint filed and ask the complainant to approach the magistrate having jurisdiction. After receiving permission of the magistrate, the investigation can begin. So, जो आपका इसमें नॉन कॉग्निजेबल होता है, इसमें क्या होता है, साफ सीधी सी बात ये है, इवन अरेस्ट तो होगी ही नहीं, उसके लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए. अब इन्वेस्टिगेशन बिगिन करने के लिए भी परमिशन मिलती है, तभी जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है. क्लियर? सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. हम थोड़े से भी और सेक्शंस देखते हैं CRPC के. सबसे पहले कॉग्निजेबल है तो जी FIR दर्ज होगी. ठीक है जी. इट इन्फॉर्म्स द पुलिस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल बाय आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड. अ कॉपी ऑफ FIR इज गिवन टू द कंप्लेनेंट एंड सेकंड इज सेंट टू द मैजिस्ट्रेट. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि FIR की कॉपी कैसे कैसे दी जाती है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बिगिंस एज सून एज द FIR इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर. द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंट्स द एप्रोप्रिएट पुलिसमैन. इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो अपॉइंट कर दिया जाता है उनके द्वारा, टू गो टू द स्पॉट एंड फाइंड इट एंड कलेक्ट द एविडेंस एंड अरेस्ट द पर्सन एंड ऑल दोस थिंग्स आर देन डन बाय द पुलिस ऑफिसर टीम. ठीक है. सो उसके बाद इफ द इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स सर्चिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, देन द पुलिस कैन डू so and can order a person to produce the relevant documents for the same. Clear? So next point, the arrested person is placed under detention and questioned up until he is produced before the magistrate within 24 hours. So ये point यहाँ पे बहुत important है. As soon as this is a cognizable offense, पुलिस ने arrest कर लिया है, ठीक है, that arrested person is now under detention. And that person is questioned up. Why? Because investigation is to be started as soon as arrest is done.
उसके बाद ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है, बहुत बार प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है, कि कितने टाइम के भीतर भीतर जो है अब पुलिस वालों को उस अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। उसका आंसर है विद इन 24 आवर्स, ठीक है जी, विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है जी, एंड इट इंक्लूड ऑल्सो द टाइम टेकन टू द मैजिस्ट्रेट, सो दे कांट एक्सक्लूड दिस कि अगर वहां जाने में टाइम लग गया एंड ऑल दिस थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के हवाले करना पड़ता है। क्लियर? If the police find the investigation cannot be completed within 24 hours, then they will make an application to the magistrate and request him to extend the period of custody. ठीक है? Based upon the preliminary investigation, if the magistrate finds it appropriate, he can remand the arrested person for not more than 14 days. Again, your prelims question is here. बहुत 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 बार पेपर में आ चुका है कि जो रिमांड का टाइम पीरियड कितना होता है, 14 डेज, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जो हमने मैजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया है विद इन 24 आवर्स और हमारी अभी प्रीलिमिनरी खत्म ही नहीं, मोस्टली खत्म ही नहीं होती, ठीक है, सो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं जुडिशियल कस्टडी के लिए। तो जो उसमें क्या करता है, मैजिस्ट्रेट अपने रिमांड में रखता है उसको, कितने टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं, एट मैक्स 14 डेज ओनली। क्लियर? बहुत बार 14 डेज पे क्वेश्चन आ चुका है, 10 डेज ऑप्शन होता है, 14 होता है, 15 होता है, 12 होता है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर है 14, यानी कि 2 वीक्स। Okay, while investigating, the police officer are well within their rights to question witnesses and record the statements. These can have huge impact on the case while going forward. Okay जी, आगे पढ़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए जो रेप विक्टिम्स होते हैं, तो जिनकी मोलेस्टेशन वगैरह हुई होती है, तो रेप विक्टिम्स हो गए या कुछ ऐसे विक्टिम्स हो गए जिनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, उन केसेस में विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स जो है, जब भी आपका ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है, 24 आवर्स के अंदर अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है ताकि जो उनको एविडेंस चाहिए वो मिल जाए। क्लियर? सो अगेन 24 आवर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हियर। नाउ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंक्लूडेड, अ चार्ज शीट इज प्रिपेयर्ड। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने पे नहीं आते, 6-6, 7-7, 8-8 महीने निकल जाते हैं। सो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, व्हेन इन्वेस्टिगेशन विल बी कंक्लूडेड, देन ओनली अ चार्ज शीट विल बी प्रिपेयर्ड कि ये चार्जेस हैं जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। चार्ज शीट का मतलब ये होता है जी, एंड वो मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अ रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द एफआईआर, विटनेसेस, स्टेटमेंट्स, नेम ऑफ द पार्टीज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज सेंट टू द मैजिस्ट्रेट। सो उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा? सबसे पहले एक एफआईआर होती है, विटनेस के स्टेटमेंट्स, नेम ऑफ द पार्टीज, क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर करी है, वो एक एक चीज जो है वो फाइल में लगाई जाती है और वो ऐसे जो है मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, ठीक है। देखो, अगर जिन ने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है, फाइल्स गो थ्रू हुए हैं वो, ठीक है, क्रिमिनल केसेस की, वो ये बात आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे सबसे पहले एफआईआर की कॉपी लगी होती है, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट होती है उसके विटनेस स्टेटमेंट, नंबर ऑफ विटनेसेस, नंबर ऑफ पार्टी, सब एक एक चीज जो है उसमें लिखी होती है। वो आपकी एक ऑफिस कॉपी रखते ही है, एक तो होती है कोर्ट के पास, एक जो ये कह लो एक्यूज्ड, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में मोस्टली क्या होता है, इट इज ऑलवेज स्टेट वर्सेस ABCD। क्लियर? सो जो आपका लॉयर होता है, क्रिमिनल लॉयर, उसके पास भी जो है एक कॉपी रिजर्व रहती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने ऑफिस में, अपने लॉयर के ऑफिस में, एडवोकेट के ऑफिस में जरूर ये देखा होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसकी रिपोर्ट्स भी लगाई जाती है। So each and everything is there to show that investigation officer has done his work in a very good manner, ठीक है। रिपोर्ट बनानी है, एक एक चीज तो उसमें डाल के बतानी पड़ेगी ना कि ये भी डाला है जी, हमने ये भी करा है, ये भी करा है, हम ये कंक्लूजन पे आए हैं, अब ये हमारे चार्ज शीट है, हम ये चार्जेस लगा रहे हैं,
ठीक है ना। सो देन द जज कॉल्स अपॉन द पार्टीज एंड इन्फॉर्म्स देम ऑफ द प्ले। देखो अब क्या होगा, ये आपकी रिपोर्ट चले गई, जज अब पार्टीज को बुलाएगा और उनको बताएगा कि देखो जी ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है आपकी और ये बात इसमें कंक्लूड हुई है, ठीक है। एट दिस स्टेज विटनेसेस आर ब्रॉट फॉरवर्ड एंड आस्क्ड टू मेक द सेम स्टेटमेंट्स दैट दे मेड टू द पुलिस बट दिस टाइम अंडर द ओथ। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The accused has the option to plead guilty, and if it doesn't, then the case goes to the court. So he has now the option, या तो अपने आप को वो गिल्टी बता दे कि हाँ जी आई एम गिल्टी, आई प्लीड गिल्टी। अगर नहीं तो फिर क्या होता है जी, अब उसका ट्रायल चलता है, मेरिट्स पे केस डिसाइड होता है, आर्गुमेंट्स होती हैं, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस, एवरीथिंग, ये सब प्रोसेस होके जो एविडेंसेस आपके होते हैं उसके बाद फाइनल स्टेज पे एक बार फिर से आर्गुमेंट्स पे केस लग के फिर मेरिट्स पे जो केस है आपका डिसाइड हो जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। द ट्रायल कमेंसेस इन द ट्रायल कोर्ट व्हेयर ऑल द विटनेसेस आर कॉल्ड अपॉन एंड आर आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट्स अंडर ओथ। बोथ पार्टीज मेक देयर स्टेट आर्गुमेंट्स। नाउ द जज देन प्रिपेयर्स अ जजमेंट दैट इज बेस्ड ऑन वेरियस पॉइंट्स which are explained in it। देखो अब देखो जब जजमेंट बनाते हैं ऐसे ही नहीं बना देते, the judge it point out to various points because he has to decide the case on merits, ठीक है। so which are explained in it as it is a case of cognizable offense, the accused if found guilty sent to prison for not less than 3 years and other such punishment as may be prescribed by the IPC। तो साफ साफ सी बात इन्होंने बोली है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बट ऑफ कोर्स की बात है कम से कम 3 साल की सजा तो उसको मिलेगी या फिर जितनी भी उस ऑफेंस की सजा आपकी आईपीसी में दे रखी है उतनी उसको जो सजा है मिल जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं जी। ये तो हमने सारा प्रोसेस आपका कॉग्निजेबल का पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। इसका क्या रहता है जी। सो the police are not permitted to arrest the accused without a arrest warrant. An officer is not allowed to investigate a non-cognizable case without the consent of magistrate. This is provided in 155 clause 2 of the CRPC. On receiving the order from the magistrate, the police officer can initiate an investigation with the same powers he exercised in the cognizable case. Thus, the procedure of investigation stays the same in both. So, इसमें कुछ नहीं है, वहां पे पुलिस की मर्जी के बिना, मतलब मैजिस्ट्रेट की मर्जी के बिना ही पुलिस स्टेप ले लेती है। पहले उसको अपनी टेंशन कस्टडी में रखती है जी, फिर कोर्ट से भी वो परमिशन लेके 14 दिन की और कस्टडी मांग लेते हैं। यहाँ पे सब परमिशन के द्वारा होगा, परमिशन मिल गई फिर वही इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो अभी हम पढ़ के हटे हैं वो चलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। केसेस वेयर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कमिटेड। अब देखिए कई बार कुछ ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जिसमें थेफ्ट वगैरह मान लो हुआ है, उसके साथ मर्डर हो गया। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आ गया, नॉन कॉग्निजेबल भी आ गया। तो अब इन केसेस में कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज हमने देखनी है। तो 155 क्लॉज 4 कह रहा है, इफ इन द केस देयर आर 2 or more offenses and one of them is cognizable, one according to the first schedule of the IPC, the entire case is to be dealt as cognizable one only. Hence, the investigation officer will have the same authority to investigate the case as he has in the cognizable. देखो वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एक बड़ा ऑफेंस साथ में लग गया है, ठीक है, चाहे बाकी तो 3-4 छोटे छोटे हुए हैं, बट अगर बड़ा ऑफेंस लग गया है तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर सीरियसनेस ज्यादा है तो वो आपका पूरे जो इकट्ठे होके मैटर आपका फिर कॉग्निजेबल बन जाएगा और वो कॉग्निजेबल तरीके से ही वो आपका मैटर है वो सॉल्व होगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम। अभी डिफरेंस देखते हैं दोनों में। पहला मीनिंग के दायरे में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज इन विच द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कैन अरेस्ट एक्यूज्ड विदाउट एन अरेस्ट वारंट। और यहाँ पे इनको परमिशन चाहिए होती है जी। सो दे कैनॉट अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट एन अरेस्ट वारंट। परमिशन ऑफ कोर्ट इसमें जरूरी नहीं होती। आर दोज इन विच इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कैन अरेस्ट एक्यूज्ड विदाउट an arrest warrant and required investigation can begin only after the court issues an order. So now severity of crime, यहाँ बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे लेस सीरियस होते हैं।
एग्जाम्पल्स आगे मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, असॉल्ट, चीटिंग, डेफामेशन एटसेट्रा। स्टैट्यूटरी इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C और ये कहाँ पे होता है 2L। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। आज हमने नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल को हर तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है, कि पुलिस के पास कैसे पावर्स होती हैं, फिर कैसे ये इसकी इन्वेस्टिगेशन, कैसे ये मैटर जाता है। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन नाउ टुडे इन गुड लेयर्स, ठीक है। आपको आज आसानी से ये बात समझ लग गई होगी कि कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंसेस होते हैं, उनका कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और पुलिस के पास कौन सी पावर्स होती हैं, और नॉन कॉग्निजेबल में क्या क्या प्रोसीजर होता है और पुलिस की कौन सी पावर्स होती हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम समन वारंट भी अच्छे से करेंगे, सो दैट आपको ईच चीज की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, ठीक है, कि कौन कौन चीज आपकी कहाँ फिट होती है, क्योंकि मोस्टली यही आपके टॉपिक्स होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है जी। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।